दोस्तों, आज 20 नवंबर और मैं थोड़ा देर से आपके सामने आया हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आज का हमारा कोट्स है, सुविचार है, व्हेन अदर्स मेक मिस्टेक्स डू नॉट कीप काउंटिंग देयर मिस्टेक्स, अलाउ देम टू काउंट ऑन योर फॉर कोऑपरेशन टू erase दैट मिस्टेक्स। और इसी कोर्स के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि कई राज्यों में पुलिस मानवाधिकार के संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पे दमन कर रहे हैं बिना किसी सही जानकारी लिए हुए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर कुछ ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स के ही दुश्मन हैं, चाहे वो प्लांटेड हैं या गलत नीयत से हैं या दबे हुए हैं। वहाँ कुछ पुलिस, कुछ और डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, लेकिन बदले की भावना या दुर्भाव से वो मानवाधिकार के बहुत सारे संस्थाएं जो भारत के अंदर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई 2000 से ज़्यादा संस्थाएं बन गई है। जब अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बनी थी, तो उस वक्त भारत के अंदर कहीं भी कोई मानवाधिकार पे संस्था नहीं थी। ह्यूमन राइट्स पे एक POCL काम करते थे, जस्टिस तरकुंडे साहब, और आज भी कई यूनिवर्सिटी में अधिकारों की आवाज़ जब होती है तो वो POCL के स्टूडेंट्स काम करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अधिकारों की बात करनी है तो भारत सरकार से मैं रजिस्टर्ड क्यों हूँ। आज हमारे बीच में जस्टिस तरकुंडे साहब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता दिया और हम लोगों ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बना के उसको रजिस्टर्ड कराया भारत सरकार से सोसाइटी एक्ट में, और आगे बढ़े। और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन USA और यूनाइटेड नेशन से इसको संबंध जोड़ा। इकोसोक का हम लोग मेंबर हैं। भारत का नहीं बल्कि एशिया का पहली संस्था है ये, जो पूरे भारत में और विदेशों में काम कर रही है। और अब हम लोग इसको ग्लोबल अहरा के नाम पे आगे हम ले जा रहे हैं पूरे विश्व में। पूरे भारत में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, और इसी का ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का ही अहरा नेशनल पार्टी भी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है। तो हम लोगों ने इस पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो राज्यों में हैं वो ह्यूमन राइट्स कमीशन लिखते हैं या ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम पे काम करते हैं, वो गलत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। और कमीशन भी यही अपने डिपार्टमेंट को, पुलिस को कहती है कि कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का मिसयूज करता है, मानवाधिकार कमीशन लिखता है तो गलत है, उसको रोका जाए। लेकिन पुलिस और मीडिया, जो गोद मीडिया है, पेड मीडिया है, जो कुछ चंद पैसे लेकर के लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, और पुलिस तो ये ताक में बनी रहती है कि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसी बातें मिले जिससे जो लोग मुझ पे उंगलियां उठाते हैं, जो लोग हमारे कामों पे उंगलियां उठाते हैं, ऐसे तमाम संस्थाओं को हम बंद कर दें। तो वो मानवाधिकार से पुलिस, भारत की पुलिस जो है, डरती है, और इसलिए वो गलत इंटरप्ट निकाल करके, गलत उसका मीनिंग निकाल करके जितने भी मानवाधिकार के लोग, संस्थाएं हैं, उन पे भी वो गाज गिराना, उनको तंग करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हाँ, जो भी संस्थाएं संवैधानिक तरीके से गलत काम कर रही है, मानवाधिकार के आड़ में गलत काम करे, तो मैंने बार बार, एक बार नहीं, मैं पिछले 33 वर्षों से कहता आ रहा हूं कि अगर मानवाधिकार के नाम लेकर के कोई गलत काम कर रहा है और अहरा के नाम लेके गलत कर रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको बंद होनी चाहिए। तो इस तरह से कभी महाराष्ट्र खामोश हुआ, सरकार चुप हुई, माफ़ी मांगा, मैंने सबको क्लास लिया, चाहे वहाँ के कमिश्नर हो, चाहे SP हो, चाहे ट्रस्टी हो, ट्रस्ट आयोग हो, सबको मैंने लिया और मीडिया को भी लिया, खामोश हुए। कुछ लोग, संस्थाएं गलत कर रही थी, मैंने कहा उस पर एक्शन होनी चाहिए, और वो केस जो है कुछ लोगों ने डाला है बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो चल रही। उसमें अन्ना हजारे की भी संस्था है और कई लोगों की भी है। ऐसे ही तमिलनाडु में हुआ, वहाँ खामोश हुए, आंध्रा में हुआ, वहाँ खामोश हुए, तेलंगाना में वहाँ खामोश हुए, महाराष्ट्र, आपका बंगाल में हुआ, वहाँ सभी खामोश हुए। अब झारखंड और बिहार में कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप उनको तंग करें जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे गलत काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स शब्द जो है, मानवाधिकार जो शब्द है, वो यूनिवर्सल है।
ये जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक मानव रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता और ये रहेगा। बहुत सारी पार्टियां बहुत सारी नहीं बल्कि सभी पार्टियां ने मानवाधिकार प्रकोष्ठ बना रखा है, ह्यूमन राइट्स विंग बना रखा है। बहुत सारी पार्टियां भारत के अंदर 5000 पार्टियां, उसमें बहुत सारी पार्टियां मानवाधिकार पे पार्टियां रजिस्टर्ड है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई की जाती है। इसलिए ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार शब्द बंद नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। ये बातों को समझने की ज़रूरत है। जो मीडिया ऐसा करती है उस पर मानहानि केस कीजिए, उसके एडिटर को, उसके रिपोर्टर को पे केस कीजिए। अगर एफआईआर, चूँकि पुलिस उसको साथ देती है, तो कोर्ट में जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाइए और छोड़िए नहीं ऐसे गंदे राजनीति करने वाले, ऐसे गंदे मीडिया को, जिनको दशा दिशा दिखानी चाहिए, जनता को साथ देने चाहिए, मानवाधिकार को सपोर्ट करना चाहिए, वो गलत काम करती है तो उस पर जो है मानहानि केस करें। ये मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं मानवाधिकार और सुशासन, जो हमारी पहली किताब थी, उसका मैंने कहा था कि कुछ कोर्स हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ आपको सुनाते हैं। बहुत सारी राजनीतिक, बहुत सारी धार्मिक। अभी छठ का चल रहा है, छठ की शुभकामना आप सबको। आप लोग सब लोग, आज महामारी है कोरोना का, उससे बचिए, सोशल डिस्टेंस रखिए और लोगों की सेवा कीजिए। गलत तरीके से, गलत इंटरेस्ट में मत कीजिए। कुछ चंद पैसे कमाने के लिए लोग गलत तरीके से, गलत रास्ते में जाते हैं, उससे बचिए। और तमाम लोगों को कहिए कि ह्यूमन चेन बना करके अगर मानवाधिकार पे काम करना है तो अहरा के साथ जुड़िए, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के साथ जुड़िए। आपको पूरा प्रोटेक्शन, पूरा सपोर्ट, पूरा साथ मिलेगा। और इसके साथ ही मैं कल आपको कहा था कि हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे समुदाय हैं जिनके भी अधिकार बनते हैं। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में सार्वभौम घोषणा के बाद तमाम पहलुओं पर विश्व में मानवाधिकारों को लेकर गहन विचार विमर्श होता आया है। भारतवर्ष में कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये मुद्दे केवल सरकार के मुद्दे बनकर रह जाते हैं। चुनाव में भले ही ये मुद्दे उठते हैं, राजनीतिक दल इस पर बहस करते हैं तथा वोट मांगते हैं। आगे हम जिन बिंदुओं को उठाने जा रहे हैं, ये तमाम बिंदु भी मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक तमाम छोटी मोटी बातों पर भी विचार नहीं होगा, तब तक मानवाधिकारों के प्रति पूर्ण जागरूकता नहीं आएगी। इसलिए मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इन पर भी प्रकाश डालूँ। इसमें पहला, भिखारी। भारतवर्ष के किसी भी संप्रदाय के धार्मिक स्थल पर जाने के बाद सुकून मिलता है, परंतु बाहर निकलने पर जो नज़ारा देखने को मिलता है उससे मन द्रवित हो जाता है। देश के किसी कोने में किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास सैकड़ों व हजारों की संख्या में भिखारी देखे जा सकते हैं। इनमें तमाम विकलांग भी होते हैं, कुछ तो जन्मजात विकलांग होते हैं, कुछ विकलांग बना दिए जाते हैं। काशी विश्वविद्यालय मंदिर से बाहर निकलने के बाद वहाँ भी भिखारी देखे जा सकते हैं। इसी तरह से कुंभ मेले के दौरान भी हजारों की संख्या में भिखारी देखे जा सकते हैं। समान दिनों में भी मंदिरों के आसपास भिखारी मौजूद रहते हैं। इसी तरह से देश के जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर, नासिक के त्रवणकेश्वर मंदिर के बाहर, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली की दरगाह के साथ साथ समुद्र के तटों पर भिखारी देखे जा सकते हैं। यही हाल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश व देश के प्राय हर हिस्से में है। विनम्रता यह है कि लाखों की संख्या में लोग भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, परंतु सरकार के पास इनका कोई सही आंकड़ा ही नहीं है। इसके सरकार की कृत्रिम विमुखता ही झलकती है। क्या ये भीख मांगने वाले लोग देश के नागरिक नहीं हैं? अगर ये देश के नागरिक नहीं हैं तो ये कहाँ से आए हैं? ये कौन लोग हैं? ये भीख मांगने को क्यों मजबूर हैं? इनमें कुछ तो विकलांग होते हैं तो उनकी मजबूरी को माना जा सकता है, परंतु तमाम भिखारी ऐसे होते हैं जो देखने में ठीक ठाक होते हैं, परंतु वे आलस्य बस कोई काम नहीं करना चाहते और वे अपना गुजारा भीख मांगकर करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें विभिन्न आपराधिक संगठनों द्वारा अपंग बनाकर भीख मंगवाई जाती है। तमाम गैर सरकारी संगठन इन मुद्दों को समय समय उठाते रहे हैं। सरकार ने कभी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। कितनी बड़ी विडंबना है कि इन भिखारियों की स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इन भिखारियों के साथ इंसाफ न होना भी मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है।
सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि भिखारियों की गिनती की जाए और सबके अलग से कार्ड जारी किए जाएं, सबकी जांच पड़ताल हो तो सच्चाई सामने आएगी। भिखारियों को पूरी जानकारी न होने से इनके बीच कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। भिखारियों को आजीविका का अन्य माध्यम उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है और इसी तरह से विकलांग का भी अधिकार बनता है। विकलांगता सही मायने में किसी भी जीव के लिए एक अभिशाप है। मानव विकलांगता से ग्रस्त होता है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है, लेकिन अपंगता या विकलांगता प्रकृति का दिया हुआ ऐसा प्रकोप है जिसका सामना तमाम इंसानों को करना पड़ता है। देश के हर कोने में आज विकलांग नजर आ जाते हैं। किसी के पैर नहीं है तो किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है तो कुछ लोग कई लोगों से ग्रस्त होकर विकलांग हो जाते हैं। ऐसे विकलांगों की संख्या देश में लाखों से कम नहीं है। ये विकलांग ज़्यादातर आज भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर हैं। अगर किसी संपन्न घर के लोगों में कोई विकलांग होता है तो उसे भले ही परिवार में रख लिया जाता है, परंतु निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों में विकलांगों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है और उनका जीना दुर्लभ हो जाता है। देश के प्रत्येक जिले में कितने लोग विकलांग हैं इसका डाटा सरकार के पास नहीं है। ये विकलांग भी तो मानव ही है। इनके प्रति सरकार व समाज की उपेक्षा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। जो गोष्ठियों में वे तमाम सभाओं में विकलांगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें भी पता है कि विकलांग आज किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। विकलांगों को अक्सर समाज की मुख्यधारा से बाहर रखा जाता है। ये भेदभाव कई प्रकार का होता है, जैसे शिक्षा के अवसरों से वंचित रखने से लेकर सूक्ष्म प्रकार के भेदभाव तक, जैसे शारीरिक और सामाजिक बाधाएं लागू करके उन्हें अलग थलग करने तक। इससे समाज की भी हानि होती है, क्योंकि इन विकलांगों की प्रतिभाओं और क्षमताओं का लाभ पाने से समाज वंचित रह जाता है। विकलांगता के प्रति बदलती सोच और धारणा के लिए समाज के सभी स्तरों पर मूल्यों में बदलाव और समझबूझ में वृद्धि की जरूरत है। उसी तरह से बीमारियों से ग्रस्त लोगों के भी अधिकार हैं। हमारे समाज में आज भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो एड्स, तपेदिक व कैंसर जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसे ये सारी बीमारियां इनके पार पाना बहुत मुश्किल होता है। इनके भी अधिकार हैं। क्या ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ उनका परिवार ही उत्तरदायी होता है? समाज का या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? हमारे देश में शिक्षा का इतना प्रसार होने के बावजूद भी आज देखा जाता है कि बीमारियों से ग्रस्त लोगों को देखकर लोग वहां से खिसकना पसंद करते हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना एकांगी हो गया है कि हम अब सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए जीते हैं। कहते जरूर हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, परंतु हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते। यह अच्छी बात है कि आज भारत में कई स्वयंसेवी संगठन आगे आकर इन मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से कोरोना पीरियड में भी सामाजिक संगठन ने काम किया। सरकार तो सिर्फ पैसा लूटने में और जो है बड़े बड़े नर्सिंग होम पैसा लूटने में लगी हुई है और अपनी सैलरी तक नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी भत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सामाजिक संगठन आगे बढ़ करके उनकी देखरेख कर रही। सरकार को भी चाहिए कि इस पे जो है वो विस्तार से देखे और उस पे मानवता की रक्षा व मानवाधिकार की रक्षा के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करने पर पहल करे। थर्ड जेंडर का भी अधिकार होता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने थर्ड जेंडर की स्थिति देकर किन्नरों को समाज में मान्यता प्रदान कर दी है। यह किन्नर समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संबंध में तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया। किन्नर समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके पूर्व तक किन्नरों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। इसमें समाज में देह दृष्टि से देखा जाता था और अब वो व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और वो जो है जनप्रतिनिधि के लिए लड़ सकते हैं। न्यायालय ने तो किन्नरों को थर्ड जेंडर की श्रेणी देकर उन्हें हक दे दिया है, फिर भी समाज की नजरिया अब भी वैसी बनी हुई है। उनमें बदलाव लाने की जरूरत है और उसे मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। आज किन्नर समुदाय की जो आबादी है उस पर यदि गौर किया जाए तो ये सोचा जाए कि ये सभी लोग जन्मजात किन्नर हैं या इन्हें बाद में किन्नर बनाया गया है। कुछ तथाकथित लोग, कुछ जो है गैंगस्टर इनको जो है किन्नर बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें धरपकड़ होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। प्रकृति की वजह से यदि कोई किन्नर बनता है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उसके लिए समाज उस पर तरस खाने, हंसने, मजाक उड़ाने की बजाय उसका हक दिलवाने का प्रयास करे और उन्हें एक सम्मानित
नागरिक की तरह जीने का हक प्रदान करे तथा जो लोग बाद में किन्नर बनते या बनाए जाते हैं, इन परिस्थितियों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मानवता के साथ साथ मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। भारत में इन किन्नरों के लिए एक नई सुबह हुई है। न्यायालय ने इन्हें थर्ड जेंडर की श्रेणी प्रदान करके इन्हें मुख्यधारा में शामिल होने का मौका दिया है। न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए सरकार, स्वयंसेवी संगठनों एवं समस्त नागरिकों को भी सम्यक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आज बस इतना ही। कल फिर हम आपको 1 बजे आपके बीच में आएंगे। असमानता की खाई को पाटना जरूरी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर एम यू दुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।